हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे आज के पेपर की और 6 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसके एनालिसिस करेंगे और आज के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पेपर में उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अगर आप लोगों का एग्ज़ाम कल है, यानी जो स्टूडेंट कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो कम से कम 30 तारीख से लेके अभी तक के एनालिसिस ज़रूर देख लें अगर कम समय है तो। अगर आप लोग 30 से लेके अभी तक के भी एनालिसिस देख लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके रिपीट हो रहे हैं। और ये क्वेश्चन मैंने 2 दिन पहले ही कराया था, कल भी कराया था, और वही क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आप लोग एनालिसिस देख रहे हैं तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो 30 तारीख से लेके आज तक का एनालिसिस देख लीजिए, और अगर देख सकते हैं तो आप पिछले भी एनालिसिस को, जैसे कि आपका 28 हो गया, 29 हो गया, इन सभी के भी एनालिसिस देख लीजिए, लेटेस्ट वाला देख लीजिए, ठीक है। ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, उतना समय भी नहीं है आपके पास कि उतना आप रिवीजन कर सके। तो पहले आप 30 से लेकर आज तक का कर लीजिए, उसके बाद अगर समय है तो आप बाकी के पीछे वाला, मतलब 29 जाइए, 28 जाइए, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य, जिसे हमने कल मैप के थ्रू भी समझाया था, और 4 फरवरी को तो ये क्वेश्चन पूछा ही गया था। तो देखिए, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य हैं आपके उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। अब इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। तो ये रहा आपका प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत। तो देखिए यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है, और इससे जो इसका जो एरिया है वो जिस जिस राज्य से सटा हुआ है वही इसके निकटवर्ती राज्य हो गए। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और देखिए और किसी से ये स्टेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपका ये महाराष्ट्र हो गया। तो इस तरह से देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर आपके जो मध्य प्रदेश से सटे हुए राज्य हैं वो ये हैं। तो इस तरह से आप लोग मैप में देख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। अब देखिए, समुद्री सीमा के समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैप पर चलते हैं। यहाँ पर आपसे अरब सागर नहीं पूछा, बंगाल की खाड़ी नहीं पूछा, बस आपको ऑप्शन में एक समूह दे दिया था जिसमें आपके समुद्री सीमा के समीपवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी शायद पूछा था। तो चलिए हम लोग एक बार मैप को देख लेते हैं और देखते हैं कि जो समुद्री सीमा से सटे राज्य है वो कौन कौन से हैं। तो एक बार मैप को जरूर देख लें। देखिए, ये आपका मैप है, और इधर जैसे कि हम लोगों ने कल के वीडियो में भी देखिए, ये सारे ही क्वेश्चन आपके आज के एग्जाम में पूछे गए। तो कल जिन्होंने भी वीडियो को देखा होगा वो उनको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा आज के एग्जाम में। देखिए, ये आपके बंगाल की खाड़ी है और ये भी समुद्री सीमा है, और इधर आपका अरब सागर है तो ये भी समुद्री सीमा हो गया। अब इससे सटे हुए राज्य और इससे सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं वो आपको उस समूह में दिया हुआ था। हो सकता है दो इसके दे दिए हो, दो इसके दे दिए हो, या एक दो ऐसे करके दे दिए हो। तो आपको इसके समुद्र तटीय राज्य जो है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहाँ पर टोटल बात करूँ तो बे ऑफ बंगाल की बात करूँ तो यहाँ पर हो गया आपका पश्चिम बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल ये रहा आपका, और उसके बाद बात करें तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। ये आपके राज्य हो गए जो कि समुद्री सीमा से, यानी पूर्व में समुद्री सीमा से लगे हुए राज्य हैं। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आपके केंद्र शासित प्रदेश की, तो एक आपका पुद्दुचेरी हो गया, पुद्दुचेरी ये रहा केंद्र शासित प्रदेश, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये दो आपके केंद्र शासित प्रदेश जो कि यहाँ पर क्या है, समुद्री सीमा में से सटा हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अरेबियन सी के साइड, तो यहाँ पर देखिए ये भी राज्य अगर उस समूह में दिया होगा तो वो भी सही होगा। तो देखिए अरेबियन सी है यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, जितना भी ब्लू है ये सारे ही अरेबियन सी है। तो यहाँ पर गुजरात राज्य यहाँ से सटा हुआ है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, कर्नाटका, उसके बाद केरल। अब यहाँ पर देखिए ये सारे ही राज्य जो है, और यहाँ पर आपका पुद्दुचेरी। तो ये जो आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा समुद्र से लगती है। तो ये सारे ही क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, परसों भी कराया था, और आज के पेपर में देखा गया, तो कल भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग रेडी रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सारे राज्य यहाँ पर लिख दिए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल,
तो ये आपके अरेबियन सी से लगे हुए राज्य हैं, अरब सागर से, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये आपके बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य हैं। अब आप लोगों ने समझ लिया होगा। केंद्र शासित प्रदेश मैंने पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको बता दिया है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल टेंशन ना ले। क्वेश्चन आपके जो मैथ में पूछे गए थे आज के पेपर में, वो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। आरोही क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसी पर आधारित प्रश्न था और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए हम लोग ईवीएस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ये क्वेश्चन मुझे ऐड करना जरूरी था, ये क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन इसे मैंने ऐड किया है। देखिए ऐसे कौन से राज्य हैं यहाँ पर जिसकी समुद्री सीमा नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन गुजरात का तो हमने देखा था, अरब सागर से। गोवा भी अरब सागर से लगा हुआ है। और राजस्थान के बारे में आप बताइए। और महाराष्ट्र की भी सीमा अरब सागर से लग रही है। तो यहाँ पर राजस्थान की सीमा जो है किसी भी समुद्री मतलब किसी भी समुद्री स्थल से नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये आपका 4 फरवरी के पेपर में भी पूछा गया था और उससे पहले के पेपर में भी पूछा गया था। तो नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन सा ऐसा जीव है या पक्षी है जो काफ़ी दूर से ही वो अपने शिकार को देख लेता है, तो वो भी यही समूह है। ठीक है, चील, गरुड़, बाज भी रहे, अगर बाज भी लिखा हो तो वो भी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके झूम खेती से। तो झूम खेती सबसे पहले कहाँ? मिजोरम में होती है। और इससे पहले अगर आप 4 फरवरी का पेपर देख लेंगे तो उसमें मैंने और भी ज़्यादा फैक्ट ऐड किए हैं, तो आप उसे देख लेंगे तो आपका इससे यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और ये क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है लगातार, तो हो सकता है कल भी पूछ दिया जाए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया गया था कि मिजोरम में की जाने वाली झूम की खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए। अब ऑप्शन को पढ़ते हैं। देखिए पहला है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। तो ये भी सही है। इसके बाद बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। तो बिल्कुल जुताई नहीं की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है कि एक ही खेत में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। उसके बाद 5th ऑप्शन दिया गया है कि आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। क्या इस खेती में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? तो ये आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो बिल्कुल देखें जाकर के, वीडियो को डिटेल में मैंने इस पर बताया है 4 फरवरी के पेपर में। अब इनमें से सही कथन कौन सा है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, 4 और 5, 1, 2 और 4, और यहाँ पर है केवल डी। तो देखिए 1, 2 और 4 जो है वो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है आपका कि यहाँ पर काटने के बाद, फसल को काटने के बाद भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर इसको जला दिया जाता है जो भी खरपतवार होता है। बीज बोने के लिए जुताई नहीं की जाती है। और एक ही खेत में कितने 3-4 प्रकार के फसल उगाए जाते हैं और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए ऑप्शन 1, 2 और 3 यहाँ पर 4th हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगर आपसे पूछ दिया जाए जम्मू कश्मीर के घर के बारे में, मनाली के घर के बारे में, लद्दाख के घर के बारे में और हिमाचल प्रदेश के घर के बारे में, इन सभी घरों के प्रकार समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। इसलिए मैं इस टॉपिक पर ये डिटेल में थोड़ा सा फैक्ट लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों के क्लियर हो जाए कंसेप्ट। देखिए हिमाचल प्रदेश के घरों की विशेषता ये पूछा गया था पेपर में, ऊपर के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। चलिए देखिए यहाँ पर जो घर होते हैं, अच्छा घर यहाँ पर ऐसे भी लिखा होगा कि पत्थर या लकड़ी के बने घर। ठीक है, तो ये भी अगर दे दिया जाए तो ये घर कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका अगर जम्मू कश्मीर होगा वो भी सही होगा, लद्दाख भी होगा सही होगा, और आपका जो मनाली हो, हिमाचल प्रदेश हो, वो भी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए यहाँ पर इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार के घर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं और इन इलाकों में बारिश भी होती है, बर्फ़ भी पड़ती है, ये ऑप्शन भी दिया जा सकता है। ठीक है, और इन घरों की छतें ढलवा होती है ताकि बारिश का पानी या बर्फ़ नीचे गिर जाए। कहीं कहीं छत समतल भी होती है। ठीक है, तो समतल भी छत पाए जाते हैं और अक्सर लोग ढालू छत बनाते हैं ताकि छत पर बारिश का पानी ना रुके ना बर्फ़ रुके, वो नीचे गिर जाए। पत्थरों के घर पर चूने की पुताई होती है ताकि कीड़े ना आए और ये घर के एक मंजिल
एक मंजिले होते हैं या फिर 2 मंजिले, यानी घर जो है वो 1 मंजिला होता है या फिर 2 मंजिला होता है। लद्दाख के लोग अपने घर की निचली मंजिल को सामान या जानवर रखने के लिए उपयोग करते हैं। तो लद्दाख के बारे में आप लोग इस पॉइंट को याद कर लीजिए। लद्दाख के लोग अपने घरों की समतल छतों का उपयोग फसल और सब्जी सुखाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता इससे संबंधित क्वेश्चन छूटेगा। तो इस प्रकार के घर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, देखिए हमने लद्दाख में पढ़ लिया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब खेजड़ी वृक्ष, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं ना आप लोग। तो आप लोग कल के पेपर के लिए घबराइएगा मत, बस आप लोग अपने क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए और यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही, तभी तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में आसानी से उग जाते हैं। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो ये तो आपके रेगिस्तानी ओक वाले वृक्ष में पाए जाते हैं ना, रेगिस्तानी ओक वृक्ष जो होता है उसमें ये विशेषता पाई जाती है। तो ये विशेषता यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन जो है, यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। चलिए अब खेजड़ी वृक्ष के बारे में थोड़ा सा मैं और यहाँ पर बता दूं। देखिए खेजड़ी वृक्ष और ओक ट्री में कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग पिछला एनालिसिस वीडियो देखिए, उसमें मैंने ओक ट्री के बारे में बताया हुआ है। यह भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। इसकी फलियों की सब्जी बनती है और इसके छाल की दवा, यानी जो वृक्ष के छाल होते हैं उसकी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, कम पानी में ही उग जाता है। ठीक है, इसीलिए रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तान में तो ऑलरेडी पानी की कमी होती है, वर्षा भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। देखिए वही क्वेश्चन आज भी पूछा गया है। तो ये है बिहार, मिजोरम, गोवा या जम्मू और कश्मीर। तो यहाँ पर गोवा में नारियल तेल से समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं और अगर जम्मू कश्मीर का आ जाए तो यहाँ पर लिखा होगा सरसों के तेल में बनी हुई मछली। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए मच्छर से संबंधित क्वेश्चन, यही क्वेश्चन न जाने आपके कितनी बार पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा होगा। तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये आपके समूह सही होंगे। डल झील कहाँ स्थित है। तो श्रीनगर के जम्मू में यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन आज पूछे गए थे और यहाँ पर सारे ही क्वेश्चन पूछे गए थे आज, वो सभी क्वेश्चन। अगर झील की बात आई है तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है। तो कैस्पियन सागर। ठीक है, वो हम लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था। यहाँ पर मैंने चिल्का झील इसलिए ऐड किया है, तो हो सकता है भारत की सबसे बड़ी झील पूछ दिया जाए या फिर विश्व की दूसरी बड़ी झील पूछ दे। तो ये आपका चिल्का झील है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नीरज चोपड़ा के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आज के पेपर में पूछा गया कि नहीं, ये नहीं मैं बता सकती, लेकिन नीरज चोपड़ा से संबंधित क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा मैं इसको रिवीजन के तौर पर यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो देखिए नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को भारत के हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में हुआ और नीरज चोपड़ा एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है और ये किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक खेल से संबंधित है। और यहाँ के फेवरेट भोजन यानी जो प्रमुख व्यंजन है वो कौन से हैं। तो रोटी, पराठा, जैसे आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि वहाँ पर दिया था इडली, डोसा, सांभर और दे दिया था आलू का पराठा और पूछ दिया था कि नीरज चोपड़ा जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वहाँ का प्रमुख व्यंजन कौन सा है। तो इस तरह से ये कुछ नाम मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो दही, लस्सी, कचड़ी की सब्जी, मिक्स दाल, बाजरे की खिचड़ी, खीर, शक्कर, बाजरे की रोटी, मिस्सी की रोटी, देसी घी का हलवा, छोलिया की चटनी, कचड़ी की चटनी, अलसी का हलवा। इसमें से कोई एक दे देगा, ज़्यादा इससे भी ज़्यादा नाम है लेकिन इतना काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनमें से एक समान भोजन करने वाले जानवर जो एक ही जैसे भोजन करते हैं तो वो कौन से हैं। कौवा, चील, बाज, उल्लू, ये आपके ग्रुप है, तो इसको याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपके ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन जो पिछले पेपर में पूछा गया था। तो दिल्ली से तिरुवनंतपुरम के बीच के स्टेशन कौन कौन से हैं। अगर स्टेशन पूछ दिया जाए तो विजयवाड़ा, नागपुर, भोपाल और ग्वालियर। अगर राज्य पूछ दिया जाए तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के अलावा केरल भी है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के पेपर में पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चन यानी जो ये आपके लास्ट के तिरुवनंतपुरम और नीरज चोपड़ा से संबंधित प्रश्न है वो मैंने ऐड किया था यहाँ पर। बाकी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे आज के पेपर में। इसके अलावा CDP में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्कैनिंग, स्कीमिंग और इसके अलावा
पियाजे वाइगोत्स्की कोलवर्क से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, वैन हिले से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके मैथ्स पेडागोजी में, और शिक्षण शास्त्र से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी सारा जो कंटेंट है ना उससे ज़्यादा आपके थिंकिंग बेस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैथ बहुत ईजी दिया जा रहा है, मैथ के क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें आपके CTP में, तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के पेपर के एनालिसिस, और मैं आप लोगों को बस यही कहूँगी कि आप लोग अच्छे से पेपर देकर आएँ, घबराएं नहीं, पेपर ईजी आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।